Hello everyone. So today we are going to discuss one more experiment which are based on to prove the genetic material. Okay, which kind of genetic material is present in any of the cell. So for proving this, now we are going to discuss the experiment which is called the A.D. Hershey and the M.J. Chase experiment or blending experiment, or it is also called transduction. Clear? So this is the new topic. But before this, we had discussed in yesterday's lecture that one experiment which is a transforming principle, right, of Griffith's experiment. तो उसमें क्या था, हमने देखा कि डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है. वो पहले ग्रिफिथ ने कुछ प्रूव किया कि समथिंग कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल इज देयर, बट देयर केमिकल नेचर, देयर स्ट्रक्चर, उनके बारे में कुछ वो नहीं बता पाए थे. तो आफ्टर हिज 3 साइंटिस्ट की नेम एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी. तो इन तीनों साइंटिस्ट ने उनका केमिकल नेचर है वो क्लेरिफाई किया कि ये जो चीज़ है जो कि जेनेटिक मटेरियल हम बोलते हैं वो है डीएनए. सो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो ये बाद में प्रूव हुआ. नाउ इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, उसमें भी सेम चीज़ है बट एक अलग एक्सपेरिमेंट है जिससे अल्टीमेटली ये प्रूव किया गया है कि डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल और वही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी के लिए और सारे कैरेक्टर्स के लिए. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट. तो ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक का है. इट मीन्स एनसीईआरटी सिलेबस अकॉर्डिंग ये टॉपिक है, तो आपको ये थियोरेटिकल पर्पज से भी क्लियर करना है. ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन. तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है. सो ये तीनों हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कंडक्ट. ओके, सो इन 1952 हर्शे एंड चेस reported result of experiments which demonstrated that only DNA of the phage enters host cell. It means E. coli. Okay, तो ये पहले तो क्या है, तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट है वो किया गया E. coli बैक्टीरिया पे. E. coli बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया गया मैक्रोफेज से, और हम बोल सकते हैं फेगोसाइटिक, जो कि मैक्रोफेजेस क्या है, ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन हैं तो हमें इन्फेक्शन होता है वायरस का, बैक्टीरिया का, एक्सेट्रा लाइक. तो सेम वे बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन होता है वायरस का, और इन वायरस को हम बोलते हैं मैक्रोफेज. क्लियर? तो फेज है वो शॉर्ट में लिखा जाता है उसके बारे में. सो दिस मैक्रोफेजेस जो कि उनको यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, तो ऐसे कुछ फेजेस लिए और बैक्टीरिया लिए जिनको इन्फेक्शन करवाना था, तो बैक्टीरिया लिए हैं ई. कोलाई, इशेरेशिया कोलाई जिसे बोलते हैं, फुल नेम है उसका. राइट, तो एक मैक्रोफेज और एक बैक्टीरिया, इन दोनों को लिया गया फॉर द एक्सपेरिमेंट. सो क्या किया, द डीएनए कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द असेंबली ऑफ अ न्यू फेज प्रोजेनी. ठीक है, तो अभी मैक्रोफेज को इन्फेक्शन किया गया ई. कोलाई पे. ठीक है, ई. कोलाई बैक्टीरिया पे. So in this experiment, phage DNA was made radioactive by growing them on a medium containing 32-phosphate. Since phage protein do not contain phosphorus, only DNA would be labeled. Okay, तो ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे की गई, तो हम थोड़े डायग्राम के साथ समझते हैं पहले, देन विल डिस्कस द थियोरेटिकल पॉइंट. तो सपोज ये कोई मैक्रोफेज का यानी वायरस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ऐसे कुछ ये पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर ये कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, हेड जिसे बोलते हैं, और ये टेल. ठीक है, अब क्या है, तो ये जो हेड पार्ट है जो कि हमने रेड कलर से दिखाया है, ये प्रोटीन पार्ट होता है. ठीक है, प्रोटीन कोट होता है वायरस में, उसके अंदर होता है डीएनए. तो अब इन लोगों को ये पता करना था कि क्योंकि वायरस के अंदर ये 2 ही मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन है और डीएनए है. ठीक है, तो उनको ये पता करना था कि वेदर प्रोटीन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों में से कौन सी चीज है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करती है. ठीक है, तो अब ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस वायरस की इन्फेक्शन की प्रोसेस ये होती है कि वायरस जैसे ही बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं
तो तुरंत ही अपना जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो बैक्टीरिया अभी खुद का डीएनए यूज करने की बजाय इन वायरस का डीएनए यूज करते हैं और उनका जो सेल है यानी वायरस का सेल है उसकी प्रोजेनी है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर बढ़ जाती है। क्लियर? तो जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, वायरस ने अपना डीएनए है वो बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफर कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया है वो ये वायरस सेल बनाने लगेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वायरस की प्रोजेनी है वो बढ़ती जाती है और इन्फेक्शन है वो भी बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से ये वायरस है वो अपने नंबर से वो बढ़ाते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रेटजी होती है हर एक वायरस की। जिस किसी भी सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं उसके अंदर वो अपना डीएनए है यानी अपना जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? तो ये तो अभी हमें पता है कि ये डीएनए ट्रांसफर हो। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे किसी साइंटिस्ट को तो नहीं पता था कि ये प्रोटीन ट्रांसफर हुआ या तो डीएनए ट्रांसफर हुआ, राइट? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टू चेक दिस आउट, उन्होंने रेडियो लेबल यूज किया। अब ये क्या है, तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि रेडियो लेबल टेक्निक क्या है। तो यहाँ पे हम मोलेक्यूल्स को हाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है कि जैसे कि ज्यादा एनर्जी है तो वो रिलीज करते हैं, राइट? कोई भी मोलेक्यूल्स है, हियर इज अ बेसिक केमिस्ट्री फॉर्मूला, सो दैट यू माइट ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो उसकी वजह से ये क्या चीज होती है कि जैसे ही बैक्टीरिया है कोई भी या वायरसेस है व्हाटएवर, ठीक है, वो उनको अगर हम किसी ऐसे हाई एनर्जेटिक किसी मोलेक्यूल से लेबल करते हैं यानी हम यूज करते हैं इधर वो मोलेक्यूल से, तो वो कंटिन्यूअस अपने अंदर से ये एनर्जी है वो रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लूरोसेंस है वो क्रिएट होता है, एक लाइट क्रिएट होती है। तो जैसे ही हम उसको एक्सरे के अंदर देखेंगे तो ये लाइट है वो हमें देखने को मिलेगी, यानी वो फ्लूरोसेंस होगा, चमकेगा। जैसे रेडियम होता है, आपको पता ही है कि अंधेरे में वो चमकता है, सेम वे ये फ्लूरोसेंस करता है। तो पहले क्या किया उन्होंने सोचा, दोनों साइंटिस्ट ने, हर्शे एंड चेज ने, कि एक बार हम प्रोटीन को लेबल करते हैं, एक बार हम डीएनए को लेबल करते हैं, फिर देखते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या फ्लोरोसेंस हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने अभी प्रोटीन को लेबल करना है तो कैसे करेंगे, प्रोटीन तो बहुत बड़ा मोलेक्यूल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है, राइट, कंपोनेंट होते हैं। तो टू लेबल द प्रोटीन उन्होंने सल्फर मोलेक्यूल को चूज किया जो कि 35S सल्फर से लेबल किया। तो यानी सल्फर मोलेक्यूल उसको लेबल किया। अभी इन वायरस को ऐसी अगार प्लेट में ग्रो करवाया, अगार प्लेट मतलब मीडियम जिसमें हम बाहर से न्यूट्रिशन रखते हैं ताकि ये सेल से वो अपने आप डिवाइड होने के लिए न्यूट्रिशन यूज कर पाए। तो ऐसी अगार प्लेट पे ग्रो किया जिसपे हमने सल्फर डाला था एज ए न्यूट्रिएंट, बट कैसा, 35S रेडियो लेबल सल्फर डाला। ठीक है, तो अब ये जो वायरस उसमें प्रोटीन अपना बनाएंगे, प्रोटीन कोट बनाएंगे, नए सेल है, वो जो सल्फर यूज करेंगे वो कैसा यूज होगा, ये लेबल्ड सल्फर यूज होगा, राइट, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन में सल्फर दिया ही ऐसा है लेबल्ड वाला। ठीक है, नॉर्मल सल्फर हमने दिया ही नहीं है एज ए न्यूट्रिएंट। तो अभी ये जो वायरसेस ग्रो हुए होंगे उस प्लेट पे, उन्होंने जो भी प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर यूज किया है वो कैसा आ गया अभी उनके बॉडी में, 35S रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्लेट में थोड़े वायरस से वो ग्रो करवाए, उसमें उन्होंने क्या डाला, अभी उनको डीएनए को लेबल करना है, तो डीएनए भी अगेन बड़ा मोलेक्यूल है, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि डीएनए में आपको पता ही है फॉस्फेट मोलेक्यूल होता है, फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट, राइट, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो फॉस्फेट होता है, तो अगर ये वायरस अपना डीएनए बनाएगा तो उसको फॉस्फेट तो चाहिए होगा। तो क्या किया, और सेम ये फॉस्फेट है वो वापस प्रोटीन में नहीं होता है, तो यानी प्रोटीन बनाने में वो कहीं भी यूज नहीं होगा। तो दूसरी एक अगार प्लेट ली जिसमें मीडियम के लिए फॉस्फेट जो डाला गया न्यूट्रिशन के लिए, वो फॉस्फेट है वो लेबल डाला, कौन सा लेबल, 32P। तो यानी अभी ये जो वायरसेस है जिसमें हमने 32P है एज ए न्यूट्रिएंट डाला है फॉस्फेट को, ये सारे वायरसेस जब अपना डीएनए बनाएंगे तो उस डीएनए में यूज होने वाला फॉस्फेट है वो अभी कैसा जाएगा, लेबल्ड जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फॉस्फेट तो हमने डाला ही नहीं है एज ए न्यूट्रिएंट, सारे लेबल्ड ही डाले हैं। क्लियर? तो पहले तो ऐसी दो अगार प्लेट है वो प्रिपेयर की, उनमें इन वायरसेस को ग्रो करवाया। तो आधे वायरस कैसे हुए, जिसका प्रोटीन है वो रेडियो लेबल्ड हो गया, आधे वायरस जो दूसरी अगार प्लेट में ग्रो करवाए जिसमें हमने 32P लेबल्ड फॉस्फोरस डाला है, उस वायरसेस में जो भी अभी डीएनए है उनका वो लेबल्ड हो गया। क्लियर? तो पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि वायरसेस को ग्रो करवाया अगार प्लेट में, जिन दोनों अगार प्लेट में डिफरेंट डिफरेंट मोलेक्यूल को रेडियो लेबल्ड किया गया। ओके, नाउ अब दूसरा, यानी
अब पहला स्टेप क्या होगा, इन्फेक्शन करवाना। अब इन दोनों टाइप के वायरसेस का इन्फेक्शन करवाया ई कोलाई बैक्टीरिया पे, राइट। तो द फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन। तो अभी एक वायरस ऐसा है जो कि ये हमने रेड कलर है वो लेबल्ड के लिए दिखाई, जिसमें प्रोटीन है वो लेबल्ड है। दूसरा वायरस ऐसा है जिसके अंदर का डीएनए है वो लेबल्ड है, ठीक है। तो डीएनए को इधर रेड कलर का दिखाया, इधर प्रोटीन कोट को यानी आउटर कवरिंग को है वो रेड कलर का हमने दिखाया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इन्फेक्शन करवाना। अभी जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है कोई, इधर रफ डायग्राम दिखाइए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये अभी क्या है, मान लो ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे ही वायरस ने इधर से इन्फेक्शन किया तो अब ये प्रोटीन कोट है वो बाहर रह जाएगा, डीएनए अंदर आएगा, राइट। क्योंकि इस वायरस में हमने क्या किया है, प्रोटीन को लेबल किया, इसलिए रेड कलर है वो बाहर दिख रहा है। सेल के अंदर डीएनए गया होगा, वो इधर लेबल्ड नहीं है, इधर सिर्फ हमने प्रोटीन को ही लेबल किया। तो दूसरे टाइप ऑफ इन्फेक्शन में ये वायरस ऊपर रह गया, क्योंकि ओबियसली उसने ट्रांसफर क्या किया, अपना डीएनए ट्रांसफर किया, है ना। तो ये रेड कलर का डीएनए है वो सेल के, ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया। इधर भी डीएनए आया होगा बट वो दिख नहीं रहा हमें क्योंकि वो लेबल्ड नहीं है। इस टेक्निक को, दूसरे स्टेप को बोलते हैं ब्लेंडिंग, जिसमें क्या किया जाता है, एजिटेटिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इसका मतलब मिक्सिंग। तो अभी ये इन्फेक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मान लो एक किसी भी फ्लास्क में बैक्टीरिया का भी कल्चर डाला और वायरसेस को भी डाल दिया और फिर उसको थोड़ा हिलाते हैं, मिक्स करते हैं ताकि ये इन्फेक्शन है वो हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना। पहला था इन्फेक्शन करवाया, सबसे पहले क्या किया हमने, ग्रो करवाया वायरसेस को अलग अलग मीडियम में। फिर फर्स्ट मेन स्टेप आया एक्सपेरिमेंट का, इन्फेक्शन। फिर इन्फेक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लेंडिंग, उसको थोड़ा मिक्सचर को हिलाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया को, वायरस का, ठीक है। तो ये स्टेप है ब्लेंडिंग। अभी ये इन्फेक्शन हो गया। लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या करना होता है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी जो कि आपको पता है सेंट्रीफ्यूज है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रोटेशन पर मिनट होता है आरपीएम से, यानी वो बहुत ही फास्ट घूमता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल हो जाएंगे ट्यूब में। तो यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा, यानी जो ज्यादा भारी है, ठीक है, वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, कल्चर ट्यूब, और जो कि हल्के हैं वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी के बेसिस पे, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से डेंसिटी के बेसिस पे सेटल डाउन होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स है वो। तो फिर हम करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज लास्ट में, क्योंकि अभी इन बैक्टीरिया और वायरसेस को फिर अलग भी तो करना है, तभी जाके हम बैक्टीरिया को ये रेडियो लेबल अंदर कौन सी चीज गई है वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, विद द यूवी लाइट, विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। तो फिर हम लास्ट में करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वायरसेस वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। अभी ये इन्फेक्शन हो गया, अब वायरस है वो अलग हो जाएंगे। जैसे हम सेंट्रीफ्यूज में जोर से घुमाएंगे उनको स्पीड से, तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों का लेयर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सो फिर इन दोनों को अलग करके, वायरस और बैक्टीरिया को, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करके, फिर हम देखते हैं कि दोनों में से कौन से टाइप के बैक्टीरिया के अंदर हमें फ्लोरोसेंस दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें देखा, सो ओनली ई कोलाई, नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ भी रेडियो एक्टिव है वो नहीं दिखा, कुछ भी फ्लोरोसेंस लाइट नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि इधर सिर्फ प्रोटीन कोट ही हमने लेबल किया था, यानी वो वायरस का पार्ट था, तो प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह जाएगा। सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आफ्टर इन्फेक्शन क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है, तो वो तो इधर हमने लेबल किया नहीं था, इसलिए इस टाइप के बैक्टीरिया में कुछ भी रेडियो लेबल नहीं दिखा। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि प्रोटीन ही होगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर रह जाता है, तो वो अंदर नहीं आया प्रोटीन, ठीक है। दूसरे में फिर अगेन क्रॉस चेकिंग के लिए चेक किया, तो दूसरे में ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है वो दिखा फेज का, क्योंकि वो 32P से लेबल था। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर फ्लोरोसेंस दिखा। तो ये हमें पता ही था कि पहले ही हमने इसको पता है कि ये जो वायरसेस का इन्फेक्शन करवाया था उसका हमने डीएनए लेबल किया था। तो अभी ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी फ्लोरोसेंस दिख रहा है। इसका मतलब ये पता चल गया इन लोगों को आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट कि जो मटेरियल एज ए जेनेटिक मटेरियल वायरसेस है वो ट्रांसफर करते हैं आफ्टर इन्फेक्शन इन द बैक्टीरिया, वो है डीएनए, ना कि प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, साइंटिस्ट थे ये जो दोनों, हर्शे एंड चेज, उन्होंने ये अल्टीमेटली कंक्लूड किया कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन, राइट। तब इसके थियोरेटिकल स्टेप्स है वो अब आपको समझ में आएंगे कि क्या है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट
phage DNA was made radioactive by growing them on a medium containing 32P. Since phage protein do not contain phosphorus, only DNA would be labeled. तो एक जिसमें हमने DNA लेबल किया फॉस्फोरस देके, तो वो प्रोटीन है वो फॉस्फोरस नहीं लेगा, सिर्फ DNA ही फॉस्फोरस है वो यूज करेगा. सिमिलरली दूसरा, phage protein were labeled with the help of 35S. ये दूसरा लेबल किया. Hershey and Chase then allowed both kind of labeled phage particles to infect the bacteria. फिर इन्फेक्शन करवाया इकोलाई बैक्टीरिया. पहले इनको अलग अलग लेबल किया, फिर अब उनका इन्फेक्शन करवाया. ठीक है. When phage progeny was studied for the radioactivity, it was found that they carried label only with the 32P, not 35S. ठीक है, यानी सिर्फ DNA ही दिखा बैक्टीरिया के सेल के अंदर, जिसमें हमने फॉस्फोरस है वो लेबल किया था. प्रोटीन का लेबल नहीं दिखा, क्योंकि प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया ही नहीं, प्रोटीन कोड बाहर रह गया, इसलिए 35S का लेबल है वो नहीं दिखा, सिर्फ P ही दिखा. क्लियर? सो व्हाट दे कंक्लूड आफ्टर दिस? सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट इज वेरी क्लियर दैट ओनली DNA, not protein, enters the bacterial cell. Hershey and Chase proved that DNA is the sole genetic material which enters in the host cell. So DNA is the only genetic material जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट. ओके, जो कि ये आपका लेंदी क्वेश्चन भी है, जो थियोरेटिकल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है. ओके, सेकंड टॉपिक देखते हैं हम आज के लेक्चर का. सो सेकंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज द जेनेटिक मटीरियल शुड हैव, दैट only on the basis of that only we can say that this is the genetic material. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. Almost in all organism DNA act as a genetic material. In a few organism RNA act as a genetic material. Example, tobacco mosaic virus TMV जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, some bacteriophage etc. ठीक है. Then genetic material must fulfill the following criteria. सबसे पहला है, it should be able to generate its replica. ठीक है, रेप्लीकेशन जिसे बोलते हैं प्रोसेस को. तो सबसे तो पहला क्या है कि रेप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए एबल होना चाहिए कोई भी मटेरियल, तभी हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे. क्यों ऐसा? सो एज यू ऑल नो कि पहले कोई एक सेल होता है जिसमें से 2 सेल बनते हैं ना, सेल डिवीजन के टाइम पे. तो जैसे कि एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होगा, फिर दोनों सेल में जाएगा. तो ये डबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने आप की कॉपी करनी पड़ेगी, है ना, तभी जाके ये दोनों सेल में इक्वल नंबर में हम बांट सकते हैं उसको. सो दैट इज वाई जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू रेप्लीकेट देमसेल्फ. ठीक है, तो ये रेप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एबल होने चाहिए. सेकंड पॉइंट है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. तो दूसरा क्या, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होने चाहिए. वाई? जैसे कि पता ही हमें कि जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट. और अगर मान लो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही चेंज होता रहे बार बार, उनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहे, उनका खुद का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे कैरेक्टर्स भी तो चेंज होते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई कलर है, तो ये फिक्स है जिनका एक्सप्रेशन है वो कि यही होगा कलर आई का. अब मान लो ये फ्रीक्वेंटली अपना केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज कर रहे हैं, केमिकल नेचर है वो चेंज कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, तो इसका मतलब हमारी आई का कलर भी तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा, है ना. तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो इट शुड बी स्टेबल केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली, बोथ. थर्ड पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन, जैसे कि म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टेबल मतलब वो पूरा का पूरा स्टेबल जैसे है वैसे के वैसे ही रहे, कुछ भी माइनर चेंजेस भी नहीं आए. ठीक है, अदरवाइज तो इवोल्यूशन कैसे होगा. तो यानी अभी तक हम में जो कि ह्यूमन बींग्स में जो चेंजेस आए वो आते ही नहीं. जो पहले के ज़माने के आदि मानव थे वैसे ही रहते हम लोग भी, बट ये धीरे धीरे इवोल्यूशन भी हुआ, थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए नेचुरली, राइट, जो कि एक्सेप्टेबल थे, जो कि आपको पता ही है रिकॉम्बिनेशन, है ना. सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन काइजमाटा फॉर्मेशन होता है और कुछ क्रोमोसोम से वो अपना कुछ पार्ट है वो इंटरचेंज करते हैं अपने पास वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ. ये टेक्निक हम पढ़ चुके हैं ना 5th चैप्टर में, और स्टैंडर्ड 11th में सेल डिवीजन में आप पढ़ चुके हो. सो दिस इज द
रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस और थोड़े बहुत म्यूटेशंस भी होते हैं डीएनए में, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस तो होना चाहिए, ठीक है, इतना भी स्टेबल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी चेंजेस ना हो उसमें. So it should also provide a scope for the slow changes, right? And then the fourth point, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Fourth point है वो Mendelian characters की तरह express होने चाहिए. It means they must be able to express themselves. They must be provide some characters to others, right? ये characters provide करने वाला होना चाहिए genetic material. जैसे कि डीएनए होता है जिसमें जीन्स होते हैं जो कि हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मान लो. अगर दूसरा कोई मटेरियल यानी प्रोटीन, क्यों वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है? क्योंकि प्रोटीन को मैसेज डीएनए देता है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है और किस टाइप के कैरेक्टर से वो शो करने हैं, है ना. प्रोटीन खुद डिसाइड नहीं करता है कि उसको कैसे बनना है. तो क्या होना चाहिए कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, है ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए कि वो आगे की जनरेशन में भी पास ऑन हो सके, ठीक है. ऐसा नहीं कि वो एक ही इंसान के लिए सीमित रह जाए. तो ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स भी शो करता हुआ होना चाहिए, उससे ही हम जेनेटिक मटेरियल है वो बोल सकते हैं. सो दिस आर द मेन 4 पॉइंट्स जो कि हम बोल सकते हैं उसको प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, दैट एनी काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव दिस 4 कैरेक्टर्स, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट बात करते हैं. सो डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, ठीक है, कंपेयर टू द आरएनए. क्यों केमिकली लेस रिएक्टिव? ऑब्वियसली ये लेस रिएक्टिव ही होना चाहिए केमिकली, क्योंकि थोड़े बहुत केमिकल चेंजेस से यानी एनवायरमेंटल चेंज मान लो या पीएच चेंज मान लो, थोड़े थोड़े चेंजेस से भी अगर मान लो उनके स्ट्रक्चर में या उनके कंपोनेंट में अगर चेंज आ जाता है देन वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना. तो वो स्टेबल होना चाहिए. तो केमिकली वो लेस रिएक्टिव होता है, यानी ज्यादा इतने थोड़े बहुत केमिकल चेंजेस से हमारे बॉडी के सेल के डीएनए में कुछ रिएक्शंस नहीं हो जाती, वो स्टेबल रहेगा. और स्ट्रक्चरली भी वो स्टेबल रहेगा, उनका स्ट्रक्चर भी टूट नहीं जाएगा या तो बिगड़ नहीं जाएगा. क्योंकि इन दोनों केसेस में मान लो उनकी केमिकल एक्टिविटी भी चेंज हो गई या वो फिर वो रिएक्टिव हो गया, कुछ रिएक्शंस अलग से करने लगा, या तो उनका स्ट्रक्चर टूट गया डीएनए का, है ना. तो हाउ वी कैन कॉल इट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि फिर तो हमारे पूरी बॉडी का ही कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. सो डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए. सो अमंग द टू nucleic acids yani DNA and RNA, the DNA is better genetic material. That is why the DNA is the only genetic material in most of the organisms. RNA present only in the viruses. Clear? तो ये न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एज ए न्यूक्लिक एसिड वो ज्यादा यूज होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटेरियल. देन नेक्स्ट, क्यों ये अब डीएनए मोर स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल. तो आपको पता ही है नाइट्रोजन बेस आरएनए में यूरेसिल होता है जबकि डीएनए में थाइमिन होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए. नेक्स्ट, आरएनए म्यूटेट फास्टर. अभी म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो आरएनए में वो जल्दी हो सकती है जबकि डीएनए में नहीं होती. ऐसा क्यों? प्रूफ रीडिंग बोलते हैं इसको. ऐसा नहीं है जेनेटिक कोई भी थियोरी में कि डीएनए में म्यूटेशंस नहीं होते. डीएनए में भी उतने ही फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होते हैं. इनफैक्ट यूवी रेस के भी थ्रू थाइमिर डाइमर बन जाते हैं कई बार, बराबर. सो एक ही चीज है, बट डीएनए में एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं. तो ये डीएनए में साथ साथ कंटिन्यूअस सेल में ये प्रोसेस चलती रहती है प्रूफ रीडिंग की. तो ऐसे कुछ मोलिक्यूल्स, अभी हम डिटेल में नहीं बात करेंगे इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि कुछ मोलिक्यूल्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअस डीएनए की पूरी स्ट्रैंड में एक साइड से एक एंड से दूसरे एंड तक घूमते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि वेदर कुछ गड़बड़ है या नहीं है, और अगर होती है तो वो वहीं पे उसको चेंज कर देते हैं, ठीक कर देते हैं. ठीक है, तो ये प्रूफ रीडिंग है वो कंटिन्यूस चलता रहता है. यानी अगर मान लो कोई भी गलती हो भी गई डीएनए में, कुछ गड़बड़ी हो गई न्यूक्लियोटाइड में, या तो फिर किसी भी रेस की वजह से थाइमिन डाइमर बन गई या ऐसा कुछ भी हो गया, ठीक है, जो कि गलत है, नेचुरली नहीं होना चाहिए था सीक्वेंस में और हो गया किसी ना किसी वजह से, तो ये प्रूफ रीडिंग की प्रोसेस की वजह से वो वापस चेंज हो जाता है, वापस ठीक हो जाता है. ठीक है, तो ये डीएनए में ये चीज होती है जबकि आरएनए में ये नहीं होता है. तो म्यूटेशंस तो दोनों में होते रहेंगे कुछ ना कुछ वजह से, बट डीएनए में वो रिपेयर हो जाता है जिसको रिपेयर मैकेनिज्म बोलते हैं, बट आरएनए में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आरएनए म्यूटेट फास्टर.
आरएनए है वो जल्दी से म्यूटेट हो जाता है, जल्दी से खराब हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है जितने डीएनए स्टेबल रह पाता है, ठीक है। बट अदरवाइज म्यूटेशन तो दोनों में ही इक्वली होते हैं और फ्रीक्वेंट ही होते हैं, बट डीएनए में वापस सुधार भी हो जाता है, ठीक है। देन RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the characters, while DNA is depend on the RNA for the protein synthesis. So that you all know, जो कि हमने सेंट्रल डोग्मा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 के बताया, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए में से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए में से बनता है प्रोटीन, देन आफ्टर कोई भी कैरेक्टर है वो शो होते हैं किसी जीन के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए को क्या बनाना पड़ा, पहले एमआरएनए यानी आरएनए बनाना पड़ा, फिर जाके प्रोटीन बना और फिर जाके कैरेक्टर से वो शो कर पाए। जबकि आरएनए अगर है तो उसको ये एक स्टेप है वो कम हो जाता है प्रोसेस का, आरएनए है वो सीधा ही प्रोटीन बना सकता है। सो दैट इज द वन थिंग कि अगर डीएनए है तो उसको प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। मान लो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल वो सीधा ही प्रोटीन का कोड कर सकता है, उसको डीएनए की जरूरत है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द जेनेटिक मटेरियल should be stable enough not to change with the different stages of life cycle, age or with change in the physiology of the organism, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए कि वो लाइफ के हमारे डिफरेंट स्टेजेस में और हमारी एज बढ़ने के साथ, या तो फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है आसपास का, जैसे कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, कुछ भी है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए बार बार, राइट, वो स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस देखते हैं डीएनए एंड आरएनए का, जो कि ये भी आपको पूछा जा सकता है। एज सच आपको ये डिफरेंस नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, बट बाय दिस पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन से वी मेड दिस डिफरेंस, ओके। सो आरएनए एंड डीएनए, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जबकि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल। फिर शुगर कौन सी होती है आरएनए में, दोनों में पेंटोज ही होती है, यानी 5 कार्बन वाली होती है, बट आरएनए में शुगर होती है राइबोस, जबकि डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन तो होते ही है, बट इंस्टेड ऑफ यूरासिल देयर इज प्रेजेंस ऑफ थाइमिन टी। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पिरिमिडिन इन केस ऑफ आरएनए, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल है तो जरूरी नहीं, क्योंकि आमने सामने बॉन्ड नहीं बन रहे हैं इसमें, है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जितनी प्यूरिन से उतनी पिरिमिडिन्स भी हो इसमें। बट डीएनए में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर इक्वल, क्योंकि प्यूरिन से वो पिरिमिडिन से बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल स्ट्रैंड है तो जितनी स्ट्रैंड पे प्यूरिन होंगे उतने सामने पिरिमिडिन भी तो होने चाहिए, तभी तो आमने सामने बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। बट आरएनए एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ है तो उसमें कोई बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस while DNA is genetic material in mostly all living organisms. Length of the RNA is short, consisting only few thousands nucleotides. RNA वो comparative short होता है, short molecule है, उसमें कुछ thousands में nucleotide present होती है, जबकि length of the DNA is very large, consisting of millions of nucleotides. इतना बड़ा molecule है क्योंकि इसमें millions of nucleotides present है। अब types की बात करें, so 3 types of RNA present in an organism: mRNA, messenger RNA, rRNA, ribosomal RNA and tRNA, transfer RNA। इन तीनों के बारे में हम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाके, ठीक है। जबकि डीएनए अकर्स इन ओनली 1 फॉर्म, मेनली 1 फॉर्म, बी फॉर्म बोलते हैं उसको, जबकि 4 अलग टाइप होते हैं, ए, बी, सी एंड डी, जो कि मैंने 5th चैप्टर में आपको बताया है। टाइप्स ऑफ डीएनए का जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें आपको मैंने ये समझा दिया है, ठीक है, 5th चैप्टर में। बट देट आर वेरी रेयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट होता है वो बी फॉर्म डीएनए होता है, यानी ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होता है। बाकी के वेरी रेयर कंडीशन है, ठीक है, वो ज्यादातर प्रेजेंट नहीं होते। सो इट अकर्स ओनली इन 1 फॉर्म, बट ये आरएनए तो तीनों टाइप के हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, mRNA occurs in nucleus, rRNA and tRNA occurs in cytoplasm. So DNA occurs in nucleus and nucleolus and extra chromosomal DNA in mitochondria and chloroplast. ठीक है। Then RNA is less stable, DNA is more stable.
दिस RNA म्यूटेट फास्टर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वाइल DNA म्यूटेशन है उसमें रेयर होता है बट प्रूफ रीडिंग की वजह से नहीं रहता है, ठीक है, वो क्योर भी हो जाता है वापस, तो रेयर म्यूटेशन है उसमें देखने को मिलता है जो कि रह जाता है, अदरवाइज म्यूटेशन होके ठीक भी हो जाता है. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ DNA and RNA. Clear? So this is all about today's lecture. In next lecture we are going to discuss some more topics extra as well as your textbooks topic. ठीक है, आज के लिए इतना ही.